नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात में हम जो खबर लेकर के आए हैं वो खबर महाराष्ट्र बैठक से पहले काफ़ी चौंकाने वाली है। इस खबर में वो सारी बातें आपको हम बताएंगे जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है उस बैठक से पहले नीतीश कुमार इस रेस से ही बाहर हो गए हैं। आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे हमारा तर्क क्या है और हमारे पास क्या तथ्य हैं जिसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव को लेकर के सर्वे होते हैं। हमने आपको इससे पहले भी एक सर्वे बताया था जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम ने किया था और उसके आधार पर हमने आपको बताया था कि क्या स्थितियां हैं, आज से एक महीना पहले क्या थी और एक महीना बाद क्या है, 6 महीने पहले क्या थी और 6 महीने के बाद क्या है। इन सारी स्थितियों में एक चीज़ तो साफ नज़र आ रहा है कि जो दावा 2022 में एनडीए को छोड़ने के बाद नीतीश कुमार, उनकी पूरी टीम और महागठबंधन ने किया था, वो दावा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि 40 सीटों की दावेदारी थी और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे उसमें साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बिहार में कड़ी टक्कर मिलेगी और जो वोटों का प्रतिशत है, जिस तरह से दोनों साथ आए हैं तो 45% के आसपास जो वोट विशुद्ध रूप से महागठबंधन के पास है वो काफ़ी है नरेंद्र मोदी को बिहार से भगाने का। इसका दावा भी किया गया था कि 40 सीटों पर जीत दर्ज करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां बदली, बहुत कुछ बदला। इन 1 सालों में कई लोग नीतीश कुमार से अलग हुए, कई लोग नीतीश कुमार से जुड़े और नीतीश कुमार इन सारी स्थितियों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से तेजस्वी यादव को अपने साथ रखने में कामयाब रहे। अब इसमें विशेषता किसकी है, तेजस्वी यादव की या नीतीश कुमार की, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो सर्वे रिपोर्ट आया है उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हमने एक खबर आपको बताया था कि वो सर्वे रिपोर्ट आईटी सेल का किया हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। लेकिन अब जो हम सर्वे रिपोर्ट लेकर के आए हैं इसमें इंडिया टुडे सहित अन्य कई एजेंसियों के सर्वे हैं जिसमें बहुत हद तक समानता है। उस समानता को लेकर के चले तो आज से 8 महीना पहले जब 2023 शुरू हुआ था, जनवरी के महीने में जो सर्वे कराए गए थे उसमें और अब के सर्वे में काफ़ी अंतर महसूस हो रहा है। ये सर्वे जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, अपडेट आ रहे हैं, उसके बाद से इस सर्वे में बहुत कुछ बदल रहा है और इसके आंकड़े भी बदल रहे हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा है, जब ये सर्वे जनवरी 2023 में कराए गए थे तो उस सर्वे के हिसाब से राहुल गांधी को जो स्थिति थी उसमें 13% लोग स्वीकार कर रहे थे मुखिया के रूप में, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कंटेंडर के रूप में। लेकिन इन सारी बातों को ये जनवरी में जो रिकॉर्ड बना था उस रिकॉर्ड में अरविंद केजरीवाल ने बहुत दूर छोड़ दिया था राहुल गांधी को। अरविंद केजरीवाल को इस सर्वे में 27% वोट दिया गया था और इसके साथ साथ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि ममता बनर्जी का भी इसमें ग्राफ था, इसमें नीतीश कुमार भी थे, लेकिन इस सर्वे में नीतीश कुमार भी पीछे थे उस समय भी और आज भी नीतीश कुमार पीछे हैं। अब जो नया सर्वे आया है उसमें राहुल गांधी का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। इस ताज़ा सर्वे में 1 नंबर में अब राहुल गांधी चल रहे हैं और जो अरविंद केजरीवाल थे उनसे ऊपर ग्राफ उनका हो गया है। अरविंद केजरीवाल जो जनवरी में 1 नंबर पर चल रहे थे, आज 1 नंबर का स्थान राहुल गांधी ने लिया है और 2 नंबर पे कंबाइंड रूप से 2 लोग हैं। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ही शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान दिया था, उस बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी, हमने भी खबरों में आपको बताया था और ये बड़ा ही ऑथेंटिक बयान था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है। इस बयान में ममता बनर्जी को अध्यक्ष और संयोजक बनाया जा रहा था इंडिया गठबंधन का, तो वहीं संयोजक के रूप में अगर नाम देखा जा रहा था तो शरद पवार का, क्योंकि उनके पास अनुभव है और वो पूरी तरह से इस गठबंधन को एकजुट रख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। भरोसे की बात भी कही जा रही थी।
इस बात के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई और लालू प्रसाद आगे आए। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। राहुल गांधी उनके घर खाना खाने के लिए आते हैं। जब कोर्ट का फैसला आता है कि राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहेगी, वो सदन में जा सकते हैं, उन पर जो सजा दी गई है उसे कम किया जा सकता है, ये सारे फैसले आने के बाद माहौल और परिस्थितियां बहुत बदली, जिसका नतीजा है कि राहुल गांधी को 24-25% लोग अब नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चेहरा के रूप में देखते हैं। ग्राफ काफ़ी बढ़ा है और इसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को 15% लोग सेकंड नंबर पर रख रहे हैं। इसके आगे अगर बात करें तो कई ऐसे फैक्टर हैं जहां इन दोनों को सामने रखने के बाद, यानी मेरे कहने का मतलब है राहुल गांधी और नीतीश कुमार इस कैटेगरी में बहुत दूर पीछे खड़े नजर आते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर के जो लालू प्रसाद है, उनकी सोच बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन उसमें भी परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन पिछले 1 महीना में लगातार होता रहा है। बैठक हुई थी जब बेंगलुरु में, वहाँ से नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहाँ उनकी नाराज़गी साफ नज़र आई थी और उसके बाद महाराष्ट्र में ये बातें कहना तब ज़्यादा, उस समय भी हमने आपको बताया था कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बेंगलोर में वो किए हैं उसके बाद महाराष्ट्र की बैठक में न जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो जा रहे हैं और बाकी के दल तो जा ही रहे हैं। इस बैठक में संयोजक और अध्यक्ष का चयन होना है, इसके साथ साथ उस कमेटी का भी चयन होना है, उसके नाम प्रस्तावित करने हैं जो आगे रणनीतियां बनाएगी, सबके विचार लेगी और विचार उपरांत एनडीए गठबंधन से लड़ने के लिए जो स्ट्रेटजी बनेगी उस स्ट्रेटजी को पूरी मजबूती के साथ बनाया जाएगा। लेकिन इसमें भी नीतीश कुमार पर अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं। लालू प्रसाद ने जो संकेत दिए हैं वो साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को इतना सब कुछ करने के बाद उस जगह पर नहीं लाया जा रहा है। वहीं ग्राफ की बात करें, सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो नीतीश कुमार बहुत पीछे खड़े नजर आते हैं। हालांकि बिहारी होने के नाते हर कोई चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदारी में सबसे ऊपर रहे। नरेंद्र मोदी भी 15 साल गुजरात में शासन करने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। अब नीतीश कुमार भी 15 साल शासन कर चुके हैं। हालांकि ऐसे कई नेता हैं जो 15 साल शासन कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि इनकी साफ सुथरी छवि है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो विपक्ष की तरफ की बात की जा रही है कि विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कौन सा होगा, तो इसमें राहुल गांधी को 34% लोग अब मानने लगे हैं कि राहुल गांधी इस पर सबसे कड़े कहा जा रहा है कंटेंडर के रूप में सामने हैं और 34% लोग इस पर दाव लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी के सामने हैं और जिस लहजे में, जिस तरीके से वो कोट कर रहे हैं, सरकार की नाकामियों को दिखा रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और राहुल गांधी इसमें सबसे ज़्यादा है। नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है कि नीतीश कुमार सदन में नहीं है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे नहीं सकते हैं। बाहर रह करके, किनारे बैठ करके आप पानी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ये भी एक बात है। कहा जाता है कि दरिया किनारे बैठ करके आप अगर अंदाज़ा लगाते हैं पानी कितना है तो आप था नहीं लगा पाएंगे। किनारे बैठ करके सिर्फ मछली ही मारा जा सकता है। अब इस बात को लेकर के एक तरफ जहां ये बढ़ रहा है तो वहीं 15% लोग राहुल गांधी की उम्मीदवारी को या राहुल गांधी के कंटेंडर बनने पर जो औसतन है वो 15% लोग कहते हैं कि ये औसत से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि अच्छा और ख़राब की श्रेणी को अगर रखा जाए तो अच्छा कहने वाले लोगों की संख्या 18% है, बहुत अच्छा कहने वाले लोगों की 34% है और ख़राब कहने वाले लोगों की भी संख्या अधिक है। 27% लोग कहते हैं कि नहीं, किसी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे और एक खराब प्रतिपक्ष के रूप में सामने रहेंगे। अब खराब कहने वाले लोगों की मानसिकता आप समझ ही सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वायस हों भारतीय जनता पार्टी से या फिर राहुल गांधी की जगह पर किसी और को चाहते हों।
अब सामने आप रखिए तो फिर ममता बनर्जी को सामने लेकर के आते हैं, तो ममता बनर्जी की भी स्थिति लगभग वैसी ही है। ममता बनर्जी के पास एक राज्य जरूर है, लेकिन उस राज्य से बाहर निकल करके उनके लिए संभव नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कोट करें। ऐसी स्थिति में फिर से राहुल गांधी का नाम सामने आता है। अगर बात अरविंद केजरीवाल की करें तो उनके साथ भी समस्या यही है। एक तो उनकी लड़ाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार से चल रही है। वो अपनी लड़ाई में इतना व्यस्त हैं कि उनके लिए सीधे प्रधानमंत्री को 2024 के लिए कोट करना और उनसे टक्कर लेना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस पूरी जो कहानी है, इसके प्लॉट में जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें नीतीश कुमार तो बहुत पीछे हो गए हैं। नीतीश कुमार इस पूरी रेस से ही आउट हो गए हैं और ऐसा लालू प्रसाद को भी अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह से बाहर कर दिए जाएंगे, इस रेस से ही बाहर कर दिए जाएंगे। उस लालू प्रसाद को झटका जरूर लगा होगा जो ये चाह रहे थे और ये सोच थी उनकी कि नीतीश कुमार को केंद्र में स्थापित कर देंगे और बिहार की गद्दी पर अपने पुत्र को बैठा देंगे। अब इस बदली हुई परिस्थिति में खुद लालू प्रसाद ये बात समझ गए हैं कि नीतीश कुमार से सत्ता का हस्तांतरण कराना बहुत मुश्किल होगा। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को या तो सत्ता से बेदखल करना होगा या फिर 2025 तक 2024 तक इंतजार करना होगा। इस बात को लेकर के उनके लिए बेहतर विकल्प जो है वो राहुल गांधी हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात और स्ट्रेटजी अलग तरीके से बन रही है। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस जो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही थी, अन्य कई राज्य के जो छत्रप हैं वो भरोसा नहीं कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के लिए भी नीतीश कुमार को एक अलग कैटेगरी में रखना जरूरी हो गया था, क्योंकि लालू प्रसाद को हर हाल में अपने शून्य को नंबर में बदलना है। 2019 के शून्य से लालू प्रसाद काफ़ी आहत हुए थे। इतना प्रयास करने के बाद भी तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और अपने गठबंधन को बहुत कुछ नहीं दिला पाए थे। वो तो कांग्रेस ने एक सीट ला करके गठबंधन की प्रतिष्ठा बचा ली थी। ऐसा पहली बार स्थापना के बाद से हुआ है जब राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है। ऐसी स्थिति में अब सबसे पहला जो लड़ाई है वो है जो 2025 का सेमीफाइनल कहा जा सकता है बिहार के प्रदेश में। तो वहाँ जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठानी है तो उसके लिए 2024 में बेहतर प्रदर्शन करके अपना जलवा दिखाना होगा, अपना रुतबा दिखाना होगा, जिससे कि इंडिया गठबंधन के शेष दल नीतीश कुमार को छोड़ करके उन पर भरोसा करें और ये उन्हें अंदाज़ा लगे कि आने वाले 2025 में हम सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि सरकार का हिस्सा अभी भी बहुत सारे दल हैं, लेकिन इस सरकार के मुखिया तेजस्वी यादव नहीं है। और नीतीश कुमार के सरकार में अगर आप ये सोचते हैं कि कोई अपने मन की कर लेगा या अपने विभाग के काम को अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाएगा या उसका रास्ता देगा, उसकी रणनीतियाँ योजनाएं बनाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होकर के आप सिर्फ मंत्री कहला सकते हैं, मंत्री का रोल अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा परिणाम कि एक लंबी लिस्ट है। आप जैसे ही एक्शन में आते हैं, अपने विभाग के क्रिया प्रणाली पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो वहां आप सीधे बाहर कर दिए जाते हैं या फिर बाहर करने की स्थिति पैदा कर दी जाती है। इन सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें एक सर्वे का हमने आपको बता दिया। हमने उससे पहले आपको दूसरे सर्वे का भी बता दिया कि जिस तरह से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वे रिपोर्ट आया है आईटी टीम का बीजेपी के, और इससे पहले कई अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे किया है, उसमें एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि 272 का जो आंकड़ा है बहुमत प्राप्त करने का, उसे बार बार दिखाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बेहिचक बिना किसी रोक टोक के आ रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कई राज्यों की हमारे पास लिस्ट है, जिस लिस्ट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दीनहीन स्थिति में नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 7 की 7 सीटें उसे मिल रही हैं।
तो बात करें अन्य राज्यों की तो वहीं लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में भी उसे 3 सीटें मिल रही हैं। दादर, नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडीचेरी, इस सारे जगह अगर देखा जाए तो कलेक्टिव रूप से यदि सीटों की संख्या 15 है तो ऐसे में 7 से 8 यानी 50% तक यहाँ भी प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं बड़े राज्यों की बात करें जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, बंगाल शामिल है, बिहार शामिल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, इसके अलावा गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे कई राज्य हैं जिन राज्यों में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। ये आंकड़े हमने आपको बताया था उस सर्वे रिपोर्ट में, लेकिन सबसे बड़ा सर्वे रिपोर्ट जो है वो ये है कि योग्यता के सवाल पर राहुल गांधी को योग्य समझने वालों की संख्या 31% है कि वो पूरी तरह से योग्य हैं, अब आगे वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने की हैसियत रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अयोग्य कहने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, 31% लोग अयोग्य मानते हैं। तो 18% ऐसे लोग हैं जो निष्पक्ष हैं, जिनमें से 9% अगर उधर जोड़ देते हैं तो पलड़ा कहीं ना कहीं 31% वाले पर झुक जाता है। यानी कि साफ तरीके से जो रणनीति है उस रणनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार बहुत पीछे के पायदान पर खड़े हैं, बैक बेंचर की तरह नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी सबको पछाड़ते हुए आगे चले आए हैं और इसके नज़ारा भी हम देख चुके हैं, बंगलोर से लेकर के महाराष्ट्र की बैठक में देखने को मिलेगा। और राहुल गांधी के चलते पटना की बैठक कई बार कैंसिल करना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि राहुल गांधी का क्रेज क्या है। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि पटना में उनके शादी की बात करके कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर दिया था लालू प्रसाद ने कि राहुल गांधी ही स्टीयरिंग पकड़ करके इस इंडिया गठबंधन की चलेंगे, बाकी जितने भी लोग चक्का के रूप में काम करें, इंजन के रूप में काम करें या अन्य तरह से काम करें। डब्बा ट्रेन के साथ चलता है लेकिन चालक एक ही होता है जो ट्रेन को चलाता है। इस इंडिया रूपी ट्रेन को चलाने के लिए राहुल गांधी लगभग फाइनल हो चुके हैं। अब इसके लिए कोई बुरा माने या भला माने, भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इंडिया के तरफ से आउट हो गए हैं, जो कि इंडिया गठबंधन बनाए हैं, और लालू प्रसाद बिहार में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ये बातें भी क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।